हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल मनपसंद स्टडी क्लासेस। दोस्तों, आज हमारा CDP का 30वां चैप्टर है, जिसमें हम व्यक्तित्व का वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, इससे पहले मैंने व्यक्तित्व के बारे में, उनके परिभाषा और उनकी प्रकृति के बारे में पिछले चैप्टर में यानी CDP 29 में पढ़ा है, जो कि इस प्रकार हम लोग पढ़े थे। एक बार देख लेते हैं व्यक्तित्व क्या है, कैसे बना है, कौन शब्द से बना है। उसके बाद व्यक्तित्व की प्रकृति विशेषता कैसी है। उसके बाद व्यक्तित्व से संबंधित मनोवैज्ञानिकों के परिभाषा व कथन, उनको भी मैंने पिछली चैप्टर में देखा यानी CDP 29 में पढ़ा है। यदि दोस्तों ये सब आपने नहीं देखा है, व्यक्तित्व का वर्गीकरण भी पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़े थे। यदि दोस्तों आपने वो पिछला वीडियो मेरा नहीं देखा है तो मेरा वीडियो देख ले, CDP 29 को देख ले, तब जाके मेरा CDP 30 यानी आज का लेक्चर को देखे, तब जाके आपको समझ में आएगा व्यक्तित्व के बारे में। तो आज हम व्यक्तित्व का वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि कितने प्रकार से व्यक्तित्व का वर्गीकरण हुआ है। तो सबसे पहला हम लोग हिप्पोक्रेट्स का वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग पहला जो है हिप्पोक्रेट्स का वर्गीकरण उनको पढ़ते हैं। दोस्तों, आपसे मेरा एक नम्र निवेदन है, यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि आपको मेरा नोटिफिकेशन मिलता रहे। और यदि आप टीचर की तैयारी कर रहे हैं यानी शिक्षक बनना चाह रहे हैं तो मेरे चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको ऐसी वीडियो दिया जाएगा जो कि आप निश्चित ही सफल हो सकते हैं शिक्षक बनने के लिए। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग अपना क्लास कंटिन्यू कर रहे हैं और देख रहे हैं कि हिप्पोक्रेट्स ने किस प्रकार से व्यक्तित्व को वर्गीकृत किए हैं। तो मैं पढ़ देता हूँ, बहुत ही सिंपल भाषा में मैंने समझाने की कोशिश की है, इसमें ज़्यादा चर्चा तो नहीं करूँगा। आप लोग केवल एक बार रीडिंग मार लीजिए तो भी समझ में आएगा, और नहीं तो मैं पढ़ के बता रहा हूँ, आप लोग केवल सुन लीजिए तो सब समझ में आ जाएगी। तो देखिए, पहला लिखा हुआ है कि हिप्पोक्रेट्स का वर्गीकरण 400 BC में हिप्पोक्रेट्स ने पित्त द्रव के आधार पर व्यक्तित्व को 4 भागों में बांटा है। जो हिप्पोक्रेट्स ने जो वर्गीकरण किया है व्यक्तित्व को, उन्होंने 4 भागों में बांटा है। व्यक्तित्व को वर्गीकृत करने वाले हिप्पोक्रेट्स प्रथम मनोवैज्ञानिक थे। तो एक यहाँ इम्पोर्टेंट है कि प्रथम मनोवैज्ञानिक कौन थे जिसने व्यक्तित्व को वर्गीकरण किया है, तो मेरा हिप्पोक्रेट्स राइट आंसर होगा। हिप्पोक्रेट्स के अनुसार मानव शरीर में 4 प्रकार के द्रव या पित्त पाए जाते हैं। हिप्पोक्रेट्स ने कहा है कि मानव शरीर में 4 प्रकार का द्रव होता है, और जिस द्रव की अधिकता होती है उसका व्यक्तित्व वैसा ही होता है। तो हिप्पोक्रेट्स के वर्गीकरण में द्रव की अधिकता के आधार पर व्यक्तित्व को वर्गीकृत किया गया है। तो क्या क्या द्रव है हम लोग आगे देखते हैं। तो पहला जो द्रव है वो है पीला पित्त, मतलब कि पीला पित्त जिसे येलो बाइल कहते हैं। इस पित्त की अधिकता वाले व्यक्ति का व्यक्तित्व क्रोधी, तुनक मिजाज तथा गुस्सैल होता है। यदि हमारे शरीर में पीला पित्त की अधिकता होगी तो हम क्रोधी ज़्यादा होंगे, तुनक मिजाजी ज़्यादा होंगे तथा गुस्सैल स्वभाव के होंगे। तो बहुत ही सिंपल भाषा में लिखा हुआ है कि किसी का भी यदि शरीर में पीला पित्त की अधिकता रहने पर वो गुस्सैल स्वभाव का व्यक्तित्व होता है। दूसरा है काला पित्त। काला पित्त की अधिकता वाले व्यक्ति का व्यक्तित्व दुखी, अवसादी व निराशावादी होता है। यदि शरीर में काला पित्त की अधिकता होती है तो व्यक्ति ज़्यादा अवसाद में रहता है, निराशावादी होता है और दुखी रहता है। सिंपल है। आगे हम लोग तीसरा प्रकार जो है रक्त पित्त देखेंगे। तो रक्त पित्त के बारे में उन्होंने कहा कि इस पित्त की अधिकता वाले व्यक्ति का व्यक्तित्व उत्साही, खुशमिजाज, आनंदमय तथा आशावादी होता है। तो हमारे शरीर में यदि रक्त पित्त ज़्यादा है तो हम उत्साही होंगे, खुशमिजाज होंगे, आशावादी होंगे और आनंदमयी जीवन बिताएंगे। और चौथा उन्होंने वर्गीकृत किए हैं वो है कफ। तो इसकी अधिकता वाले कफ, मतलब जिस व्यक्ति में कफ की अधिकता होती है
मतलब इसकी अधिकता वाले व्यक्ति का व्यक्तित्व शून्य, भाव शून्यता तथा निष्क्रिय होता है। मतलब कि यदि हमारे शरीर में कफ पित्त की यदि अधिकता है तो हम भाव शून्य निष्क्रिय आदमी रहेंगे और मेरा जो व्यक्तित्व होगा वो शून्य होगा। तो उन्होंने 4 प्रकार से बांटे हैं। कौन कौन प्रकार से बांटे हैं? तो पीला पित्त है, काला पित्त है, रक्त पित्त और कफ। ये 4 प्रकार से उनका वर्गीकरण, मतलब व्यक्तित्व का वर्गीकरण ये 4 प्रकार से हमारे हिप्पोक्रेट्स साहब ने पहले वर्गीकृत किए थे। अब आगे देखते हैं हम लोग क्रेस्मर का वर्गीकरण, जो कि दूसरे प्रकार का है, क्रेस्मर या क्रेचमर। कभी कभी क्रेस्मर लिखा रहता है, कभी क्रेचमर लिखा रहता है, तो दोनों एक ही है। तो इन्होंने जो वर्गीकृत किए हैं, वर्गीकरण किए हैं व्यक्तित्व को, इन्होंने भी 4 भागों में बांटे हैं। तो पढ़ के हम लोग पढ़ लेते हैं, समझ में आ जाएगा। क्रेस्मर ने शारीरिक संरचना के आधार पर व्यक्तित्व को 4 भागों में बांटा। जो क्रेस्मर जो थे उन्होंने जो व्यक्तित्व का वर्गीकरण किए हैं, तो व्यक्तित्व का वर्गीकरण करने का जो आधार था उनका वो शारीरिक संरचना पर था। शारीरिक संरचना के आधार पर व्यक्तित्व को 4 भागों में बांटे हैं। तो क्या क्या 4 भाग था, हम लोग बारी बारी से देखते हैं। तो पहला प्रकार है वर्गीकरण का पिकनिक। पिकनिक को हम लोग गोलाकार यानी गोल मटोल वाले आदमी का जो व्यक्तित्व होता है उसके आधार पर समझ सकते हैं। देखिए लिखा क्या हुआ है, इस तरह के व्यक्तित्व का कद छोटा होता है तथा शरीर भारी व गोलाकार होता है और गर्दन छोटी व मोटी होती है। ऐसे व्यक्ति खाने पीने और सोने के काफ़ी शौकीन होते हैं तथा खुशमिजाजी होते हैं। इसमें सामाजिकता पाई जाती है। तो जो पिकनिक टाइप के, जो क्रेस्मर का पहला प्रकार है पिकनिक, जो कि गोलाकार आदमी हम लोग समझ सकते हैं, गोल मटोल वाले आदमी, तो उस पर वैसा आदमी कैसा होता है, तो वो कद का छोटा होता है, गर्दन मोटा, गर्दन भारी रहता है, मोटा रहता है और वह छोटा कद का आदमी होता है। उस वैसा आदमी खाने पीने का और सोने का काफ़ी शौकीन रहता है और वो खुश रहना ज़्यादा पसंद करता है, मतलब कि खुश रहता है। और इसमें सामाजिकता पाई जाती है। सामाजिकता मतलब होता है कि वह समाज के अन्य आदमियों से घुलने मिलने में, मतलब घुल मिल ज़्यादा सकता है, वह समाज के में सक्रिय सदस्य होता है, वही है सामाजिकता। दूसरी प्रकार हम लोग देखते हैं क्रेस्मर का, वो है एस्थेनिक। एस्थेनिक जिसे हम लोग लंबाकार मान सकते हैं। लंबा आदमी जो होता है उसको क्रेस्मर ने एस्थेनिक नाम दिया है। तो इनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। क्या है कि इस तरह के व्यक्ति का कद लंबा होता है किंतु वे दुबले पतले, मांसपेशियां अविकसित, वजन कम, स्वभाव चिड़चिड़ा होता है। जो लंबाकार जो एस्थेनिक टाइप के जो क्रेस्मर ने वर्गीकरण किए हैं उनके बारे में उन्होंने लिखा है कि इस तरह का जो व्यक्ति होता है वो कद, मतलब हाइट उसका लंबा होता है। लंबा होने के कारण उनका जो शरीर होता है वो दुबला पतला होता है। मांसपेशियां अविकसित होता है, मतलब ठीक प्रकार से उसका जो मांसपेशी वो विकसित नहीं होता। उनका वजन कम होता है और स्वभाव जो है उनका चिड़चिड़ा रहता है। क्रेस्मर ने इस प्रकार के व्यक्तित्व को सिजोआर्ड की संज्ञा दी है। जो क्रेस्मर साहब ने है, जो इस प्रकार के व्यक्तित्व को उन्होंने सिजोआर्ड नाम से पुकारा है। इस प्रकार के व्यक्तित्व में सामाजिकता का अभाव पाया जाता है। जो एस्थेनिक लंबा प्रकार का जो आदमी होता है उसमें सामाजिकता का अभाव पाया जाता है, मतलब वो दूसरों आदमी से ज़्यादा मिलना जुलना या संबंध बनाने में असफल रहता है। वो सामाजिकता पैदा नहीं कर पाता है दूसरे आदमी के साथ। तो एस्थेनिक लंबा प्रकार का आदमी जो हम लोग समाज में देखते हैं, तो इसको हम लोग समझ चुके हैं। आगे तीसरा प्रकार जो है क्रेस्मर का वो है एथलेटिक या सुडोलकाय। सुडोलकाय नाम से ही हम लोग समझ सकते हैं कि क्या होगा एथलेटिक। एथलेटिक के बारे में उन्होंने कहा है कि इस तरह के व्यक्तित्व में कद औसत होता है। जो उनका हाइट होता है वो एक औसत में होता है, सामान्य होता है। सामान्य का क्या मतलब कि न ही ज़्यादा लंबा और न ही ज़्यादा छोटा। इसमें स्वस्थ शरीर, रोग रहित, मांसपेशियां मजबूत, शरीर गठीला होता है। इसमें सबसे सामाजिक प्रतिष्ठा अधिक मिलती है। जो कि सुडोलकाय आदमी जो होता है, तंदुरुस्त आदमी जिसे कहते हैं, उसका जो हाइट होता है वो नॉर्मल होता है, ज़्यादा ना लंबा ना ज़्यादा छोटा। और उनका जो शरीर होता है वो शरीर स्वस्थ होता है, रोग रहित होता है। किसी प्रकार का रोग नहीं होता है शरीर में। मांसपेशियां जो है बहुत मजबूत होता है। उनका जो शरीर है वो भी गठीला होता है।
तो इस प्रकार के जो आदमी होते हैं उसमें सामाजिक प्रतिष्ठा या सामाजिकता की भावना सबसे अधिक होती है, उसको बहुत ही समाज में प्रतिष्ठा मिलता है। तो एथलेटिक प्रकार पर उन्होंने बहुत ज़्यादा जोर दिए। और चौथा है डायस्योलॉस्टिक, जिसे मिश्र काय भी कहा जाता है। इस प्रकार के व्यक्ति में एक से अधिक प्रकार की विशेषता पाई जाती है। मिश्र काय का मतलब ही हम लोग समझ सकते हैं कि एक से अधिक, इस प्रकार के व्यक्ति में एक से अधिक प्रकार की विशेषता पाई जाती है। मतलब यह है कि यदि वो स्थनिक है तो अपना व्यक्तित्व एथलेटिक भी बना सकता है। तो डायस्योलॉस्टिक में हम लोग देखते हैं कि यदि वो स्थनिक है, मतलब कि उनका शरीर लंबा है, यदि वह स्थनिक है तो अपना व्यक्तित्व एथलेटिक भी बना सकते हैं। यदि वह लंबा आदमी है तो वह जिम उम जाके कसरत करके शरीर खा पी के अपना शरीर को सुडौलकार मतलब एथलेटिक भी बना सकता है। तो यही है डायस्योलॉस्टिक या मिश्र काय। तो 4 प्रकार से क्रेसमर ने वर्गीकरण किए हैं। हम लोग चारों प्रकार देख चुके हैं। पहला है पिकनिक, दूसरा है स्थनिक, तीसरा है एथलेटिक और चौथा है डायस्योलॉस्टिक। अब आगे हम लोग देखते हैं सेल्डन का वर्गीकरण। जो सेल्डन ने वर्गीकृत किए हैं वो कितने प्रकार से वर्गीकृत किए हैं, तो हम लोग इसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो सेल्डन का जो वर्गीकरण है उसको हम लोग सेमेटोटाइप सिद्धांत के नाम से भी जानेंगे। तो हम लोग इसको याद रखेंगे, जो सेल्डन का वर्गीकरण है उसको सेमेटोटाइप सिद्धांत कहेंगे। तो सेल्डन ने भी व्यक्तित्व का वर्गीकरण शारीरिक संरचना के आधार पर ही किया है। जो इनका वर्गीकरण का आधार था वो भी शारीरिक संरचना ही था। पिछले में क्रेसमर का वर्गीकरण में हम लोग देख चुके हैं, वो भी जो व्यक्तित्व का वर्गीकरण किए हैं वो भी उनका जो व्यक्तित्व का वर्गीकरण का आधार था वो भी शारीरिक संरचना था। अभी जो देख रहे हैं सेल्डन का वर्गीकरण, इसमें भी व्यक्तित्व का वर्गीकरण का आधार शारीरिक संरचना ही है। तो पूरा पढ़ते हैं कि सेल्डन ने भी व्यक्तित्व का वर्गीकरण शारीरिक संरचना के आधार पर ही किया है, जो कि क्रेसमर के वर्गीकरण से मिलता जुलता है। जो कि क्रेसमर का जो पिछला हम लोग वर्गीकरण है उससे काफ़ी मिलता जुलता है। सेल्डन ने व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा है। जो पर्सनालिटी होता है उसको 3 भागों में सेल्डन ने बांटा है। तो 3 भाग क्या क्या हम लोग देखते हैं। पहला है एंडोमॉर्फी। पहला क्या है? एंडोमॉर्फी। एंडोमॉर्फी को हम लोग गोलाकार समझ सकते हैं। जो पिछला हम लोग क्रेसमर का जो पिकनिक टाइप का जो व्यक्तित्व है वो इस सेल्डन का एंडोमॉर्फी प्रकार का व्यक्ति से मिलता जुलता है। तो एंडोमॉर्फी के बारे में हम लोग देखते हैं, जिसे हम लोग गोलाकार व्यक्ति समझ सकते हैं। इस प्रकार के व्यक्ति मोटे व नाटे होते हैं। जो एंडोमॉर्फी होता है, गोलाकार आदमी कैसा होता है? मोटा होता है, नाटा होता है। इनका शरीर गोलाकार होता है, गर्दन छोटा व भारी शरीर होता है। यह क्रेसमर के पिकनिक प्रकार से मिलता जुलता है। जो हम लोग क्रेसमर का पिकनिक प्रकार का देखे उससे काफ़ी मिलता जुलता हमारा सेल्डन का एंडोमॉर्फी वर्गीकरण है। दूसरा देखते हैं एक्टोमॉर्फी। एक्टोमॉर्फी क्या है? लंबाकार। जो हम लोग क्रेसमर का स्थनिक में देख चुके हैं वही चीज़ है सेल्डन का एक्टोमॉर्फी। इस प्रकार के व्यक्ति का कद लंबा होता है परंतु दुबले पतले व अविकसित मांसपेशियाँ होती है। यह क्रेसमर के स्थनिक प्रकार से मिलता जुलता है। तो हम लोग समझ चुके हैं कि एक्टोमॉर्फी क्या है, लंबाकार व्यक्ति। और तीसरा जो वर्गीकरण का आधार है मेसोमॉर्फी। मेसोमॉर्फी में देखते हैं, मेसोमॉर्फी का वही एथलेटिक टाइप का जो हम लोग देखे थे कि शरीर जो होता है वो औसत, जिसका हाइट होता है औसत होता है, वो शरीर गठीला होता है। तो पढ़ के हम लोग समझ लेते हैं। इस प्रकार के व्यक्ति का शरीर औसत लंबाई के तथा शरीर की हड्डियां व मांसपेशियां काफ़ी विकसित होती है। क्रेसमर के वर्ग एथलेटिक प्रकार के समान है। तो क्रेसमर का हम लोग जो एथलेटिक प्रकार देखे थे वो हमारा सेल्डन का मेसोमॉर्फी प्रकार का दोनों समान है। तो 3 प्रकार का जो हमारा सेल्डन का वर्गीकरण है, सेमेटोटाइप जो सिद्धांत है, एंडोमॉर्फी, एक्टोमॉर्फी और मेसोमॉर्फी, तीनों प्रकार हम लोग देख चुके हैं। अब आगे चलते हैं यूंग का वर्गीकरण। यूंग ने कैसे वर्गीकृत किए हैं वो हम लोग जल्दी से देख लेते हैं, वीडियो भी काफ़ी लंबा हो रहा है। तो यूंग का वर्गीकरण को हम लोग देखते हैं। यूंग के द्वारा किया गया व्यक्तित्व के वर्गीकरण को सबसे सर्वोत्तम माना जाता है। तो जितने प्रकार हम लोग अभी तक देख चुके हैं, तो यूंग का जो वर्गीकरण है उसको सर्वोत्तम माना गया है। यूंग का वर्गीकरण जो व्यक्तित्व का वर्गीकरण में यूंग का वर्गीकरण है उसको सर्वोत्तम माना गया है। इन्होंने व्यक्तित्व का वर्गीकरण मनोवैज्ञानिक
लक्षणों के आधार पे 3 भागों में किया है। जिन्होंने वर्गीकरण जो किए हैं तो उनका आधार क्या है, तो मनोवैज्ञानिक लक्षण के आधार पे, जो उनका लक्षण है उसी के आधार पे देख के उन्होंने 3 भागों में व्यक्तित्व को बांटे हैं। तो पहला उनका जो वर्गीकरण है वो है अंतर्मुखी, दूसरा है बहिर्मुखी और तीसरा है उभयमुखी। तो तीनों के बारे में हम लोग बारी बारी से देखते हैं। तो पहला हम लोग अंतर्मुखी, जिसे इंग्लिश में इंट्रोवर्ट कहते हैं, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। बहुत ही सिंपल भाषा में लिखा, आप लोग को सब समझ में आएगा। हम लोग पढ़ लेते हैं एक बार। इस प्रकार के व्यक्ति संकोची स्वभाव, झेपने वाले तथा आदर्शवादी होते हैं। मतलब कि संकोची टाइप के जो व्यक्ति होते हैं उसे ही हम लोग अंतर्मुखी कहते हैं, यानी इंट्रोवर्ट कहते हैं, जो कि हमारे युंग साहब ने वर्गीकरण किए हैं अंतर्मुखी। अपने संकोची स्वभाव के कारण ये अपने बातों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने में असफल रहते हैं। ये दूसरों से कम बोलते हैं तथा मिलना कम पसंद करते हैं। ये एकांत में रहना पसंद करते हैं। ये पढ़ने में अधिक रुचि लेते हैं। इनका कार्य क्षमता भी अधिक होती है। वैज्ञानिक, लेखक, डॉक्टर आदि में अधिकतर अंतर्मुखी व्यक्तित्व का गुण पाया जाता है। जो अंतर्मुखी गुण है वो अधिकतर वैज्ञानिकों में, लेखक में, डॉक्टर आदि में अंतर्मुखी व्यक्तित्व का गुण पाया जाता है। तो अंतर्मुखी में हम लोग देख चुके हैं कि स्वभाव उनका संकोची टाइप का हो, दूसरों से कम मिलना जुलना पसंद करते हैं, दूसरों से बात कम करना पसंद करते हैं। और अंतर्मुखी या संकोची स्वभाव के कारण वो अपनी बातों को स्पष्ट रूप से दूसरों तक पहुंचाने में असफल रहते हैं। तो अंतर्मुखी के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। आगे हम लोग बहिर्मुखी के बारे में, एक्सट्रोवर्ट के बारे में जानेंगे। एक्सट्रोवर्ट क्या है? इस प्रकार के व्यक्ति जो है भौतिक व सामाजिक कार्यों में अधिक रुचि लेते हैं। ये मेलजोल बढ़ाने वाले व वाचाल होते हैं। वे अपनी बातों को स्पष्ट रूप से कभी भी कहीं भी व्यक्त कर सकता है। ये झेपने वाले तथा संकोची नहीं होते हैं। इसमें आत्मविश्वासी गुण बहुत अधिक पाया जाता है। कलाकार, शिक्षक, व्याख्याता आदि में अधिकतर बहिर्मुखी व्यक्तित्व का गुण पाया जाता है। तो बहिर्मुखी में हम लोग कैसे देखते हैं कि इस प्रकार का जो व्यक्तित्व होता है वो सामाजिक कार्यों में या भौतिक कार्यों में, समाज के कार्यों में अधिक रुचि लेता है। ये दूसरों से मेलजोल बढ़ाने में, अपनी बातों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने में मतलब माहिर रहता है। कभी भी कह सकता है, किसी के सामने में अपनी बातों को स्पष्ट रूप से व्यक्त कर सकता है। ये संकोची स्वभाव इसमें नहीं पाया जाता। इसमें आत्मविश्वासी गुण, जो आत्मविश्वास होता है वो काफ़ी कूट कर भरा होता है। तो इस प्रकार के जो बहिर्मुखी व्यक्तित्व जो है वो अधिकतर कलाकार, शिक्षक और व्याख्याता आदि में गुण पाया जाता है बहिर्मुखी का। अब तीसरा जो है युंग का वर्गीकरण उभयमुखी, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। एम्बिवर्ट, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं। इस प्रकार के व्यक्ति में अंतर्मुखी तथा बहिर्मुखी दोनों व्यक्तित्व पाया जाता है। मतलब कि दोनों गुण, अंतर्मुखी गुण भी और बहिर्मुखी गुण दोनों पाया जाता है। तथा इस प्रकार के व्यक्ति कुछ परिस्थिति में बहिर्मुखी तथा कुछ परिस्थिति में अंतर्मुखी होता है। जैसे एक अच्छा बोलने वाला व्यक्ति एकांत में कार्य करना चाहता है। जैसे कोई आदमी अच्छा बोल सकता है, कहीं भी स्टेज प्रोग्राम में बोल सकता है, लेकिन वो अकेला रहना पसंद करता है। तो उसमें दोनों गुण आ गया। ऐसे उसी प्रकार के आदमी को हम लोग उभयमुखी कहेंगे। दोस्तों, आज मेरी क्लास यही संपन्न होती है। आगे हम लोग स्प्रेंगर का वर्गीकरण और जो बचा भारतीय दृष्टिकोण या सांख्य दर्शन के आधार पर वर्गीकरण है उसको अगले क्लास में देखेंगे। तो मेरी वीडियो आज यहीं तक थी। दोस्तों, आप लोग को कैसा लगा ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में मेरे। तो आज का क्लास मेरी यही संपन्न होती है। वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।